नमस्ते, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात बेबाक। आज हमारे साथ में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के और जदयू के सीनियर लीडर सैयद साबिउद्दीन अहमद साहब जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे लॉकडाउन की स्थिति पर, चाइना का जो अभी हाल है उसका विरोध हो रहा है उस पर, और अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है और अल्पसंख्यक जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उसको कैसे लुभाया जाएगा। क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव अब इसी वर्ष होना है। पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं जीरो ग्राउंड पे जाके। जदयू भी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो मुख्यमंत्री हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं और लोगों के बीच अपने जो संदेश हैं वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद साबिउद्दीन अहमद साहब। सैयद साहब, हमें आप सुन पा रहे हैं? जी सैयद साहब, सवाल यह है कि लॉकडाउन को कैसे देख रहे हैं आप? विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो आप पे आरोप लगा रही हैं कि आपने सही समय पे सही व्यवस्था नहीं किया है। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। लॉकडाउन में हमारी एनडीए की सरकार ने, तमाम राज्यों की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो लॉकडाउन हुआ है, जिससे आज हमारे देश में दुनिया के तमाम देशों से बहुत ही कम मृत्यु दर या संक्रमित का दर है। सर, भारत तीसरे स्थान पे पहुंच गया। सर, भारत तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन आप की संख्या में ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप मृत्यु दर देखें। हमारे यहाँ जो लॉकडाउन का रोकथाम करने का जो तरीका हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, राज्य के मुखियाओं ने जो अपनाया है, उसका ये परिणाम है कि आज हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत ही कम है। सर, सवाल ये है कि विपक्ष लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने सही समय पर जो मजदूर हैं, जो बिहार वापस आना चाह रहे थे, उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। लगातार विपक्षों ने आप धावा बोला है, तब आपकी नींद जो है वो जगी है और इसके बाद आपने जो बसें की व्यवस्था हो, ट्रेनों की व्यवस्था वो किया, और क्वारंटाइन सेंटरों का भी हालत बहुत खस्ता था। नहीं, ये विपक्ष का आरोप बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपके माध्यम से उनको ये सूचना देना चाहता हूं कि जब प्रारंभिक दिनों में जब लॉकडाउन का आह्वान हुआ, हमारे नेता ने उसी समय इस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम किया और जो भी प्रवासी बाहर से आने वाले थे उनके लिए उचित कार्रवाई करके ट्रेनों की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था, यहाँ तक कि अपने स्तर से पैसे देने की बात की और वो लोग आए। आज आप देखें क्वारंटाइन सेंटर में, ठीक है, ये विपक्ष का आरोप हो सकता है, उससे सर विपक्ष तो बाद में बात है, जनता भी लगा रही। बहुत जगह से ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां विरोध हुआ है। आपने काफी विलंब किया, इस चीजों को आपको मानना होगा। जो चीजें पहले होनी चाहिए थी वो चीजें नहीं हुई थी। बिल्कुल सही, लेकिन जहां इतने बड़े पैमाने पर प्रवासी हमारे यहाँ आ रहे थे, तो ये कोई 200, 200, 500 का बात नहीं था। ये पूरे प्रदेश में लगभग 1 करोड़ के आसपास के लोगों के आने की संभावना थी, जिसमें अभी तक 25-26 लाख लोग आ चुके हैं और मैंने उन तमाम लोगों को आइसोलेशन सेंटर में, क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था की है और बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था की है। हो सकता है कहीं भूल चूक हुई हो, वो हमारे पदाधिकारी है वहां पे, उसको देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे कोई भी इस तरह की आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा या विपक्ष को बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। वो अपने देखे, वो तो खुद तो लापता रहते, वो कहाँ थे? आज सैयद साहब, सरकार के पास अभी एक बड़ी चुनौती आने वाली है, सामने है वो रोजगार, और इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। रोजगार कैसे मुहैया कराइएगा? इतने प्रवासी मजदूर एक साथ बिहार में आ चुके हैं, रोजगार की समस्या है, चुनाव इसी वर्ष है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तारित तरीके से बताता हूँ। जो भी प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आए हैं, जो भी हमारी सरकारी योजना है, चाहे वो मनरेगा हो या रोड हो, गली हो, नली हो, जो भी इस तरह का, या ग्रीनरी की जो बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने की है, और ऐसे तमाम मजदूरों को चिन्हित करके जो जिस कार्य में दक्ष है उनको उनके काम में लगाया जा रहा है। और आप देख भी रहे होंगे कि आज हर जगह काम चल रहा है और लोग उस पर काम कर रहे हैं और बढ़िया उनका रिजल्ट आ रहा है आपके सामने। सर, क्या आएगा? मनरेगा के माध्यम से आप काम दे रहे हैं, कितने दिन तक काम दीजिएगा? सर, सिर्फ उसमें जीविकोपार्जन संभव है? हमने तो 200 दिन का वादा किया है और कोशिश कर रहे हैं कि मनरेगा के अलावा भी और जो हमारे तरीके हैं काम लेने के और काम देने के, वो मैं उचित समय पर उस पर काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर काम करेगी। और ऐसे लोगों को, जो भी लोग प्रवासी आए हैं या जो हमारे प्रदेश के भी रहने वाले हैं, जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। सर, अपराध कहीं ना कहीं प्रदेश में बरसा गया है, लगातार हमला हो रहा है विपक्ष का। आप देखिएगा क्राइम का ग्राफ, अगर आप देखिएगा तो 2018-2019
जो कहा जा सकता है कि जंगल राज से भी ज्यादा अपराध इस 2 वर्षों में हुआ है, उसको संतुलित कैसे कीजिएगा सर? क्या जवाब दीजिएगा जनता के बीच में? क्राइम बढ़ गया है, हत्याएं बढ़ गई हैं, बलात्कार बढ़ गया है, चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। आप एक तरफ लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज कहते हैं, अब आप ही के शासन को विपक्ष जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं। चोरी, डकैती, लूट, रेप, हत्या, मने अपहरण, ये उद्योग चला रखा था उन लोगों ने पिछले 15 सालों से। इस हमारे 15 वर्ष के पहले जिन्होंने वो राज्य देखा होगा और आज जो लोग वे आज का राज्य देख रहे हैं, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को और सूचित करना चाहता हूं कि अनगढ़ बातें ना करें। ये जनता का राज है, जनता के लिए है, जनता के वास्ते है। सैयद साहब, आप तो ठीक है, आप अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन जो आप सरकारी आंकड़े हैं 2018 और 19 को आप अगर देखिएगा सही से तरीके से, तो आपको कहीं ना कहीं ये अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ नजर आएगा, और वो बढ़ा हुआ है भी। लेकिन अब एक सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं, अगर उनको रोजगार सही समय पे नहीं मिलेगा, तो फिर क्राइम की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी। पुलिस भी इसके लिए चिंतित है कि उसको सही समय पे रोजगार दिया जाए, सही समय व्यवस्थित किया जाए कहीं ना कहीं। उसके लिए सरकार क्या व्यवस्थाएं करेगी? जी, आप इस इत्मीनान रहे, हमारी सरकार इस पर बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रही है और हमें उम्मीद है जो भी प्रवासी आए हैं, और जो आपने एक बात कही कि बढ़ रहे हैं लोग और अपराध बढ़ेंगे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं होने जा रही है। हमारे तमाम लोग हर जगह फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री हर रोज बैठक। सीतामढ़ी में हत्या हो गई सर, सीतामढ़ी में हत्या हो गई व्यवसायियों की। देखिए हत्या गोपालगंज में हो गई हत्या सर, पूर्णिया में हो रही है सर। जी, हत्या बढ़ गई है सर। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हत्या कोई मामला नहीं है। हत्या तो कोई भी किसी का कहीं भी कर सकता है, वो तो आप नहीं जान रहे ना हम जान रहे हैं, लेकिन हत्या हुई, ठीक है, उस पर देखिए आप तुरंत कार्रवाई भी हुई, तो ऐसे सर आप अगर ये बोल रहे हैं हत्या कोई भी किसी का कर सकता है, तो इसके लिए प्रशासन लोग पकड़े गए, टाइट होना होगा सर, प्रशासन व्यवस्था लोग पकड़े गए। अगर हमारी प्रशासन पकड़ती नहीं, उस पर अमल नहीं करती, तो आप बोलने के अधिकारी थे। सर प्रशासन का भय क्यों नहीं है आपके सरकार में? प्रशासन का भय होना चाहिए अपराधियों के बीच में, वो भय कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया है सर इस 5 वर्षों में। नहीं, सही कहना आपका, लेकिन जहां संगठित अपराध होते हैं उस पर कार्रवाई तुरंत होती है और हमारी सरकार इस पर मुस्तैदी से इन तमाम चीजों को अपने संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई करने के लिए उचित पदाधिकारियों को आदेश देती है और उस पर कार्रवाई होती है। चलिए, कार्रवाई करती हैं। अब सवाल ये आता है सर कि बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है सर, और चुनाव इस वर्ष होना है तो सभी पार्टियां, चाहे नरेंद्र मोदी भाजपा भी हो, नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री हो, सभी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं। तो अगर इस तरह की अगर व्यवस्थाएं हुई तो कोविड-19 जदयू का क्या स्टैंड रहेगा सर? जदयू कैसे काम करेगी लोगों के बीच तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए? देखिए, जनता जानना चाहती है। जी, देखिए, उसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव में हम जाएंगे, परिस्थिति जो भी हो, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो या जनरल प्लेटफॉर्म पे हो, हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे वर्कर पूरी तरह से मुस्तैद हैं अपनी पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, एनडीए के हर उम्मीदवार को जिताने के लिए। सर ऐसा तो जो अभी आपके जो कैंडिडेट होंगे, पार्टी के प्रत्याशी होंगे, क्या आप लोग ऐसा कोई सर्वे उर्वे करवा रहे हैं जिनका सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उनका एक अच्छा पहचान हो, अच्छे लोग जुड़े हुए हो, जनता के बीच तक उनकी पहुंच हो सोशल मीडिया पे? क्या जदयू का कोई स्टैंड है? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए मैं जवाब दे नहीं हूं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे पार्टी के नेता सक्षम है ऐसे लोगों को चिन्हित करके उम्मीदवार बनाने के लिए। ये वो जो बेहतर समझेंगे वैसा उम्मीदवार मैदान में आएगा और हमें उम्मीद है कि जदयू की ओर से जो भी उम्मीदवार आएगा बहुत मजबूत और बेहतर उम्मीदवार आएगा। चलिए, एक सवाल और आ रहा है सर कि आप अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करते हैं जी, और अभी आप देखे होंगे कि देश में सीआरसी, एनआरसी, इन सारे मुद्दों पे एक तरफ मुस्लिम जो समुदाय हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो एक तरफ हैं। तो जदयू किस तरह अपने स्टैंड को क्लियर करेगी उनके बीच में जाकर? देखिए, ऐसा है ना कि माइनॉरिटी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन तमाम बातों को समझ रहे हैं, वो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, उनके दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जो कुछ बेचारे अनपढ़ हैं या जिनको लोग बलगराते हैं, वैसे लोग उनके बहकावे में आकर के जो भी मामला सामने आता है वो आप देख रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे, आपके माध्यम से ऐसे तमाम मित्रों को, तमाम साथियों को, अल्पसंख्यक भाइयों को ये पूर्ण रूप से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए।
और भारत को मजबूत करने के लिए एनडीए के उम्मीदवार को पूरी ताकत से जिताएं, जिसके लिए मैं आप तमाम लोगों का आभारी रहूंगा। मैं फिर से आग्रह करता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, खास करके अल्पसंख्यक भाई को, कि आप किसी के बहकावे में नहीं है। आज तक मैं पूर्ववर्ती राज्यों की सरकार की बात करता हूं, पिछले 15 साल में उनके यहाँ माइनॉरिटी के लिए फंड क्या आता था और आज के डेट में क्या फंड आता है। आज जो विकास माइनॉरिटी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो किया है, वो आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो आईने की तरह झलक रहा है। चाहे वो जॉब का मामला हो, अल्पसंख्यक आयोग का मामला हो, आपको हॉस्टल्स, माइनॉरिटी हॉस्टल्स का मामला हो, मरकज का मामला हो, विधवा पेंशन का मामला हो, महिलाओं की शादी का मामला हो, यानी हर तरह से तमाम मुद्दे पर हमारी सरकार खरी उतरी है। और मेरा उम्मीद है कि मेरे मुसलमान भाई भी इस बार जदयू को ही अपना पूरा समर्थन देंगे। सैयद साहब, बिहार का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र या कहा जा सकता है अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र जो है वो सीमांचल का क्षेत्र पड़ता है, कोसी और सीमांचल जी। वहाँ पे एक कहा जाए तो सीटें की जो हैं सीटें हैं वो सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, अराउंड 42 सीट्स के आसपास में है। तो जो एक हवा चला हुआ है, जो विपक्ष मुद्दा बना रहा है, और इसके बाद कोविड-19 जैसी महामारी आ चुकी है, तो इन सब चीजों से जदयू को कहीं ना कहीं तो उबरना तो होगा ही ना सर। जदयू को उसके लिए क्या तैयारी, जदयू को इन चीजों से कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि भाजपा आपके साथ में है सर, भाजपा आपके साथ में है सर, कहीं ना कहीं भाजपा हमारे साथ में है नहीं, ये एनडीए के घटक है हम लोग तीनों, और हम तीनों पार्टियां मिलकर के अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जनता भी इस बार एनडीए के पक्ष में वोट करेगी, ये हम ऐसा आशा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद साहब, आप हमसे जुड़े और अपनी बातों को रखा। हमारे साथ में थे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सैयद साबित उद्दीन अहमद साहब, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो अल्पसंख्यक है वो नीतीश कुमार जिन्होंने काम किया है, विकास किया है, जो विधवा पेंशन हो, जो मिलिट्री के लिए काम हो, वो सारे चीज़ों को काम करके हम इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट दें और जनता फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए। धन्यवाद।